जब सूरज तलू हुआ तो वादी में चारों तरफ उजाला फैल गया। इस वक्त हम दरख्तों के एक तवील सिलसिले से गुजर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन चलते रहने की वजह से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, बल्कि पसीना आ रहा था। एक जगह सरसब्ज झाड़ियों के दरमियान शफाफ चश्मा बह रहा था। हमने मुंह हाथ धोया, मकई की रोटी अचार के साथ खाई, जो मेरा साथी अपने झोले में डालकर साथ लाया था। अब दिन खूब निकल आया था। दरख्तों में से धूप छन छन कर आ रही थी। मेरा साथी साधु माता दास अब भी खामोश था। मैं भी मसलहन इससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। इसने अपने साधुओं जैसे झोले से कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ नक्शा निकाला और इसे गौर से देखने लगा। फिर नक्शा फाड़कर चश्मे के पानी में बहा दिया। उठकर जंगल में एक पहाड़ी ढलान की तरफ देखा और मुझे इशारे से पीछे आने को कहा। मैं चाबी दिए खिलौने की तरह इसके पीछे चल पड़ा था। हम नशीब से उतरकर एक वादी में आ गए। गैराबाद वादी थी, जहाँ छोटे दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी। हम इस वादी में चलते रहे। दोपहर के 2 बजे हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी के पास बैठ गए। थोड़ी सी रोटी खाई, नदी का ठंडा पानी पिया, मुंह हाथ धोया और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। एक गहरी खड्ड अबूर करके छोटी छोटी पहाड़ी टिकरियों के गैर हमवार मैदान में आ गए थे। इन टिकरियों के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला था, जिनकी चोटियों पर कहीं कहीं सफ़ेद बर्फ धूप में चमक रही थी। चंद एक टिकरियों को पार करने के बाद एक टिकरी के अकब में बड़ी सी चट्टान खड़ी थी। मेरे साथी एजेंट ने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारी पहली मंजिल है। चट्टान जहाँ से शुरू होती थी वहाँ इतना ऊंचा जंगली घास था कि इसमें हाथी भी छुप जाए तो किसी को पता नहीं चल सकता था। हम इस हाथी छुपा घास में दाखिल हो गए। यहाँ चट्टान में एक गार का शगाफ नजर आया, जिसके मुंह पर ऊपर से लटकने वाली बेलों ने झालरें सी डाल रखी थी। गार का दहाना तंग था, लेकिन अंदर से काफी खुला नजर आ रहा था। यहाँ हम बैठ गए। मैंने अपने कंबल उतार कर पास रख लिया। मेरे साथी साधु एजेंट ने कहा, तुम आराम कर सकते हो। तुम्हारे साथी कमांडो इसी जगह पहुंचने वाले हैं। यहाँ मेरा मिशन खत्म होता है। मैं तुम्हें दीगर साथियों के सुपुर्द करके वापस चला जाऊंगा। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने दबी जुबान में पूछा कि हमारा मिशन क्या है। मेरे एजेंट साथी नफी में सर हिलाया। ये मुझे कुछ मालूम नहीं। इस ऑपरेशन की तफसील तुम्हें कमांडो ही बता सकेंगे। अब खामोशी से आराम करो, तुम्हें आगे शायद सोना नसीब नहीं होगा। मैं कंबल का सरहाना बनाकर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पर गनुदगी तारी होने लगी। थोड़ी देर बाद सो गया। कोई मुझे आहिस्ता से झंझोड़ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरा साथी एजेंट कह रहा था, तुम्हारे साथी कमांडोज आ रहे हैं। मैंने इन्हें नीचे खाई के नस्लों में जलते देखा है। मैं उठकर बैठ गया। मेरा साथी एजेंट गार से बाहर चला गया, मगर मैं गार के अंदर ही बैठा रहा। 10-15 मिनट बाद वो गार में दाखिल हुआ तो इसके साथ 2 अजनबी थे। इन्होंने वादी कश्मीर के कोरोनों जैसा लिबास पहन रखा था और कांधों से गुठलियां लटक रही थीं। ये गुठे हुए जिस्मों वाले जवान थे, जिनके चेहरे तांबे की तरह चमक रहे थे और आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक लहरा रही थी। गार में आते ही वो मुझे गौर से देखने लगा। मेरे साथी एजेंट ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, यह नंबर 7 है, आपका साथी कमांडो। मैं इसे जम्मू से यहाँ लाया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वो साधु एजेंट खामोशी से गार से बाहर निकल गया। दोनों नौभार जवान अपनी अपनी गुठलियां जमीन पर रखकर बैठ गए। इनमें से एक ने गार का जायजा लिया, फिर गार के मुंह पर जाकर बाहर घास में इधर उधर देखा। वापस आकर इसने अपनी तेज चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी और पूछा, तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? मैंने पिस्तौल निकालकर जमीन पर रख दिया। दूसरा कमांडो पिस्तौल उठाकर इसे गौर से देखने लगा। तुम पहले भी मिलिट्री ऑपरेशन पर गए थे नंबर 7? हाँ, पठानकोट मिशन था। पहले वाला कमांडो बोला, तुम्हारे बारे में यही हमें बताया गया है, मगर तुम अभी नौजवान हो। कौन सी कमांडो रेजिमेंट में थे? मैंने अपना मजीद थोड़ा सा तारुफ कराया। ये दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो थे और इनका ताल्लुक बाकायदा एक कमांडो रेजिमेंट से था। इससे ज़्यादा मैं इन जानबाज कमांडोज के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए दुश्मन पर कारी ज़रब लगाने और अपनी जान कुर्बान करने के दुश्मन के इलाके में घुस आए थे। इन्होंने एक नक्शा निकालकर ज़मीन पर फैला दिया और मुझे इस खतरनाक फौजी मिशन के बारे में तफसील बताएं। यह मिशन एक बहुत बड़े और नाजुक फौजी अहमियत के पुल को तबाह करने का मिशन था। यह पुल कश्मीर के वादी में एक ऐसे नाजुक मकाम पर वाक़या था जहां वो 2 पहाड़ों को एक दूसरे से मिलाता था। पुल एक तेज़ रफ्तार पहाड़ी नाले पर बना हुआ था और इससे टैंक बड़ी आसानी से गुजर सकते थे। पुल के दोनों जानब
भारतीय फौज की एक डिवीजन मुकसम थी, आधी डिवीजन दूसरी तरफ छावनी डाले हुए थी। दोनों डिवीजनों और जम्मू कश्मीर की वादियों के दरमियान फौजी नकलो अमल का यही एक वाह जरिया था जो सर्दियों में भी काम आ सकता था, जबकि दूसरी सड़क बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती थी। कश्मीर में दुश्मन के जितने भी पुल थे, इनमें से इस पुल की बड़ी अहमियत थी। इस पुल को कमांडो ऑपरेशन के जरिए उड़ाने का फैसला किया गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम ना हो कि पहाड़ी इलाकों में पुलों को बमबारी के जरिए तबाह करना जान जोखों का काम होता है। आसपास पहाड़ियों की वजह से एक तो हवाई जहाज ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, दूसरे बुलंदी से ये पहाड़ी में पुल इतना छोटा टारगेट नजर नहीं आते हैं कि इन पर गिराए जाने वाले बम अक्सर निशान से इधर उधर हटकर गिरते हैं। दूसरी मुश्किल ये होती है कि दुश्मन ने इस किस्म के नाजुक अहमियत के हामिल पुलों के इर्द गिर्द 13 शिकन गन्ने लगाई होती हैं। जहाज अगर नीचे आता है तो बड़ी आसानी से दुश्मन की जद में आकर हिट हो जाता है। दुश्मन की 13 शिकन गन्ने बड़ी आसानी से इसे निशाना बना लेती हैं। चनाचा इस किस्म की अहम पुलों को अक्सर कमांडो ऑपरेशन के जरिए ही उड़ाने की कोशिश की जाती है। कमांडो ऑपरेशन में चंद एक कमांडो जवानों की शहादत का ही अंदेशा होता है, लेकिन ऑपरेशन अगर सही और कामयाब असूलों पर अमल पजीर हो और दुश्मन बेदार ना हो जाए तो पुल को तबाह कर दिया जाता है। दुश्मन के पेट में घुसकर इसके किसी जबरदस्त फौजी अहमियत वाले पुल को तबाह करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि दुश्मन वहां हर वक्त चौकस होता है। मेरे दोनों साथी उम्र में मुझसे बड़े और इंतहाई तजर्बाकार और माहिर कमांडोज थे। वो मुझे कोई अहमियत ना देते, मगर इन्हें मेरे पठानकोट कामयाब कमांडो ऑपरेशन के बारे में तफसीलात का इल्म ना होता। इन्हें मेरे पूरे रिकॉर्ड से आगाह किया गया था। चनाचा वो मुझसे इस तरह बात करते जिस तरह वो एक माहिर कमांडो दूसरे जांबाज कमांडो से बात करता है। हमारा कोई नाम नहीं था, हमारे सिर्फ नंबर थे। मेरा नंबर 7 था। मेरे साथी कमांडोज के बिलतरतीब 8 और 9 नंबर थे। हम एक दूसरे के नंबर पकार कर बात करते थे। इन्होंने वो गठरियाँ खोल दी जो अपने साथ लाए थे। इनमें 3 स्टीन गन्ने थी, एक लाइट मशीन गन थी, 3 चाकू और कुछ हैंड ग्रेनेड थे। इन चीज़ों के अलावा प्लास्टिक जेबी साइज के 4 सिलेंडर भी थे। कमांडो नंबर 8 ने मुझे बताया कि चारों इंतहाई ताकतवर और धमाका खेज बम हैं और यही वो सिलेंडर बम थे जिनकी मदद से हमें दुश्मन के पुल को उड़ाना था। इस थैले में बने हुए चने, गुड़ और 3 छोटे से सिगरेट लाइटर थे। अभी एक पहर दिन बाकी था। हम नक्शा निकालकर पुल की पोजीशन को अच्छी तरह ज़हन नशीन करते रहे। जब शाम हुई तो दुश्मन के इस फौजी इलाके में मौजूद पुल की एक एक तफसील हमें ज़हन नशीन हो चुकी थी। इन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहाँ भारतीय फौज ने ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं और चप्पे चप्पे पर भारतीय जासूस मिलेंगे। ये कश्मीरी भी हो सकते हैं जिन्हें भारतीय फौज ने रुपये पैसे के लालच या इनके कुंबे को ख़त्म कर दिए जाने की धमकी की वजह से खरीद रखा हो। हमें इनसे खबरदार रहना होगा। पुल वहाँ से एक रात और एक दिन पैदल मुसाफिर पर था। वो अपने साथ मेरे लिए कश्मीरी देहाती लिबास भी लाए थे। मेरा हिंदू साधुओं जैसा लिबास उतरवा कर कश्मीरी किसानों का लिबास पहना दिया गया। मेरे माथे पर लगे तिलक की 3 लकीरों को भी मिटा दिया गया। शाम जब गहरी हो गई तो हमने चलने की तैयारियां शुरू कर दी। हमारे पास जो असला था इसे गठरी से निकालकर हमने अपनी अपनी कमर के गिर्द लंबे कुर्तों के अंदर बांध लिया। चने और गुड़ वाला थैला नंबर 9 ने अपने हाथ में पकड़ लिया और रवानगी से पहले हमने थोड़े बहुत चने खाकर थर्मास में से 2-2 घूंट पानी पिया, घड़ियाँ मिलाई। मेरे दोनों कमांडो साथी कश्मीरी ज़बान बड़ी रवानी से बोल सकते थे। वैसे वो पंजाबी थे, लेकिन मैं कश्मीरी ज़बान से नावाकिफ़ था। चनाचा मुझे हदायत की गई कि अगर वादी कश्मीर का कोई शख्स या कोई भारतीय फौजी मुझसे बात करे तो मैं गूंगा बन जाऊं, मुखातब को इशारों से बताने की कोशिश करूं कि मैं कश्मीरी किसान हूं और अपनी बहन के गांव जा रहा हूं। कायल ना हो और मेरी तलाशी लेने की कोशिश करे तो उसे फ़ौरन हरा कर डालो। अंधेरा जब चारों तरफ पहाड़ों और टीकियों को अपनी लपेट में ले चुका तो हम गार के सामने उगे हुए ऊंचे घास से बाहर निकले। हम एक दूसरे के दरमियान चंद कदम का फासला डालकर चल रहे थे। रास्ते और सिमत का तयन कर लिया गया था। हमारी रफ्तार मामूल के मुताबिक थी, न ज्यादा आहिस्ता न ज्यादा तेज। झाड़ झंकार से भरी हुई इस वादी से गुजरकर हम एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। आसमान पर सितारे भी हमें बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। हमारा सफर यूं ही वादियों, घाटियों, गैर हमवार पहाड़ियों, मैदानों और टीले और टीकरियों में जारी रहा। जिस वक्त हम एक जगह सुस्ताने के लिए बैठे तो हमने घड़ियों पर वक्त देखा। रात के सवा 12 बज रहे थे। कुछ देर सुस्ताने के बाद हम फिर अपने सफर पर चल पड़े।
पहाड़ियों में सुबह की पहली रोशनी फैली तो हम एक ऐसी पुरफजा जगह पर पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ हरे भरे दरख्त थे और एक चश्मा बह रहा था। इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी आबादी का निशान नहीं था। मेरे दोनों साथी इस सारे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। चश्मे पर पहुंचकर हम घास पर सीधे लेट गए। कुछ देर आराम करके हमने चश्मे के पानी से गुस्ल किया, झोले में से चने खाकर नाश्ता किया और सुनहरी धूप में बैठकर दूसरी तरफ फैली हुई हसीन वादी की तरफ देखने लगे। नंबर 8 ने वादी की जानब इशारा किया। इस वादी की दूसरी जानब हमारा टारगेट है। वो सामने वाला पहाड़ कश्मीर का सबसे बड़ा मशहूर पहाड़ मीरान शाह है। इसके मगरबी दामन में वो पुल है जिसको हम उड़ाने जा रहे हैं। चश्मे के पुरफजा मकाम पर हमें सारा दिन गुजार कर रात को अपने सफर पर रवाना होना था। हमने बारी बारी सोकर अपनी नींदें पूरी की। नंबर 9 कहीं करीब ही से जंगली नाशपतियां तोड़ लाया। ये हरी हरी छोटी और बड़ी नाशपतियां थीं। हमने बड़े मजे से खाई। पुल के नक्शे का एक बार फिर बगौर मुताला किया गया। कमांडो नंबर 8 कहने लगा, पुल के मशरकी किनारे के ऊपर जो टीला है इस पर बड़ी फौजी पोस्ट है जहां हैवी मशीन गन लगी है। वो रूटर तोपे भी हैं जिनका रुख कुदरती तौर पर पुल के बजाय पीछे पुल की तरफ आती सड़क की जानब होगा। हमें इस चेक पोस्ट को पहले उड़ाना होगा। नंबर 9 अपनी खुशखशी दाढ़ी खजाते हुए बोला, ये काम मैं करूंगा। तुम पुल के नीचे साइनाइड लगाओगे और नंबर 7 तुम साइनाइड सिलेंडर लगाने में नंबर 8 की मदद करोगे। सूरज पहाड़ों के पीछे उतरा तो वादी में एकदम अंधेरे का गुबार सा फैल गया। रवानगी से पहले हमने एक बार फिर गड़ियां मिलाई और अल्लाह का नाम लेकर नीचे वादी में उतरना शुरू कर दिया। जब हम वादी में पहुंचे तो रात हो गई थी। दूर एक गांव में रोशनी हो रही थी। एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ आसमान पर उड़ रहा था। हम फौरन घास में लेट गए। हेलीकॉप्टर की सुर्ख और नीली बत्तियां जल रही थीं। वो शोर मचाता हमारे सिरों पर से गुजर गया। ये हेलीकॉप्टर था। भारतीय फौज यहाँ हर वक्त चौकन्ना रहती थी। वो पाकिस्तानी कमांडोज की गर्मियों से वाकिफ थी। जब ये हेलीकॉप्टर दूर पहाड़ी की बुलंदी पर चला गया तो हम उठे और आगे रवाना हो गए। मुझे एहसास हो गया था कि अब इंडियन आर्मी का इलाका शुरू हो गया है, लेकिन अभी इनकी मिलिट्री पोस्टें काफ़ी दूर थीं। हम वादी अबूर करके अपने टारगेट वाले पहाड़ की जानब से हटकर एक ऐसे दरे में आ गए थे जिसकी दोनों जानब पहाड़ियों की दीवारें ऐसी थी और दरमियान में एक पहाड़ी नदी बह रही थी। मेरे साथी यहाँ पर वाक़या एक खुफिया जगह से वाकिफ थे। वहाँ हमें दिन भर आराम करना था। चनाचा इस खुफिया पहाड़ी जगह पर हमने सारा दिन आराम किया और शाम होते ही हमने गुस्ल करके चने और गुड़ खाया, असले को चेक किया और जब सूरज मगरबी पहाड़ियों के पीछे गरूब हुआ तो हम अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। निसफ शब के बाद हम दरे से निकलकर एक छोटी सी वादी में आ गए। सितारों की धुंधली रोशनी में वादी के दरख्तों के खाके उभरे हुए थे। पहाड़ के दामन में एक जगह कुछ रोशनियां हो रही थी। कमांडो नंबर 8 ने बताया कि ये भारतीय फौज की सबसे खतरनाक छावनी है और वो पुल भी इस पहाड़ी के दामन में है जो हमारा टारगेट है। हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक पहाड़ के दामन में एक रोशनी राउंड फायर हुआ और सारी वादी रोशन हो गई। हम जल्दी से झाड़ियों के पीछे हो गए। भारतीय फौजी रात को अक्सर यहाँ रोशनी के राउंड फायर करते रहते हैं ताकि अगर कोई पाकिस्तानी कमांडो पुल की तरफ आ रहा हो तो इसे गोलियों की जद में ले लिया जाए। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था, फिर वो बुझ गया और सारी वादी एक बार फिर तारीकी में डूब गई। सुबह होने से पहले पहले हम वादी का पूरा चक्कर लगाकर इसके शमाल मगरब कोने में आ गए। यहाँ से हमें सामने पहाड़ के दामन में भारतीय फौज की डिवीजन हेडक्वार्टर की बत्तियां साफ नजर आ रही थी। यही हमारा टारगेट था। आसमान के मशरक उफ़्क़ पर सुबह की काफूरी रोशनी नमूदार होना शुरू हो गई थी। इस वक्त तक कमांडो नंबर 9 हमें गाइड करता आया था। हम सेब के एक बाग में से गुजर रहे थे। बाग के इख्तिताम पर एक कोठरी दिखाई दी। कमांडो नंबर 9 ने हमें रुकने का इशारा किया। वो दबे पांव कोठरी के दरवाजे तक गया और दरवाजे के साथ लगकर बंद क्वार्टर में खास अंदाज में दस्तक दी। 5 सेकंड का वक्फा डालकर मेरे साथी कमांडोज ने फिर इसी अंदाज में दस्तक दी। इस बार किसी ने दरवाजा खोल दिया। हम बाग में सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। कोठरी के अंदर जलती लालटेन की रो धीमी कर दी गई थी। अंधेरे में एक आदमी दरवाजे में नमूदार हुआ। उसने हमारे साथी कमांडो से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और इस अंदर ले जाने लगा तो हमारे साथी ने बाग की तरफ इशारा किया। वो आदमी ठठक गया और हमारे साथी से बात की। हमारे साथी लपक कर हमारी तरफ आया। आ जाओ, गफार मिल गया है। गफार एक पक्की उम्र का कश्मीरी काश्तकार था जो कश्मीर में हमारी कमांडो पार्टियों की मददगार और टारगेट तक रहनुमाई करता था।
कोठरी की गर्म फजा में मिट्टी के तेल की बू रची हुई थी। एक कोने में जमीन पर कोई लहाफ ओढ़े सो रहा था। गफार ने दरवाजा बंद कर दिया था। कमांडो नंबर 9 और नंबर 8 ने गफार से मेरा तारफ कराया और बताया कि मैंने तनहा कई मार के मारे हैं। गफार ने मुझसे एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कश्मीरी ज़बान में कुछ कहा। मेरे कमांडो साथी ने बताया कि मैं कश्मीरी ज़बान नहीं समझता। गफार मुस्कुराया और उसने उर्दू ज़बान में मेरी हुब्बुल वतनी और बहादुरी की तारीफ की। जो शख्स लहाफ ओढ़े पड़ा था, गफार ने इसके मुंह पर से लहाफ हटाकर कहा, नाजू बेटी उठो, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। लालटेन की बत्ती अभी तक धीमी थी, मगर कोठरी में ज्यादा अंधेरा नहीं था। एक सफेद रंग की सेहतमंद चेहरे वाली कश्मीरी नौजवान लड़की को बाल समेटे लिहाफ में से निकलते देखा। इसने कश्मीरी देहातियों लड़कियों की तरह का स्याह फिर्न पहन रखा था। वो कोठरी का अकबी दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ शायद बावर्ची खाने में चली गई। गफार मेरे साथी कमांडो बताने लगा कि भारतीय फौज ने हिफाजती इंतजाम पहले से बहुत सख्त कर दिए हैं। अब हर पुल के दोनों जानब फौज ने पोस्टें कायम कर रखी हैं। इन्हें जरा सा भी शुबा होता है तो वो रोशनी राउंड का फायर करके मशीन गनों की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इन पुलों के इर्द गिर्द बाज खुफिया जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं जिनका हमें इल्म नहीं है।